सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज हम मूव कर रहे हैं अपनी यूनिट 2 पे, कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया की। लेसन 3 पे हम आ गए। लेसन 1 और 2 की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं। उसके अलावा आज की वीडियो में हम लेसन 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स एंड द कॉलोनियल स्टेट। पेपर के लिए आपको मैं बता दूं, कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के एग्जाम में आपकी जो यूनिट 2 है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और ये चीज हमेशा के लिए याद रखना, बिकॉज यूनिट 2 में से ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आपके और किसी यूनिट से नहीं बनते हैं। इसमें मेनली आपका क्या है, एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में है, उसके अलावा आपके पास रूल ऑफ क्राउन है, उसके अलावा आपके पास ट्रांसफर ऑफ पावर, देन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, क्योंकि मोस्टली बच्चे रट के गए हुए होते हैं। और उसके अलावा है रूल ऑफ द कंपनी, जो कि ईयर्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं, जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे। पर याद रखना है, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली बच्चे रट के जाते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो पहला है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ कंपनी, दैट इज 1600 से लेके 1857 तक। तो जो इंट्रोडक्शन में तो आपको लिखना ही है, जस्टिस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है रूल ऑफ कंपनी की, ये एक अनफोल्ड करती है एक ऐसे क्रिटिकल चैप्टर को इंडिया के हिस्टोरिकल नैरेटिव में, स्पैनिंग द पीरियड ऑफ, ये वाला जो आपका पीरियड है वो, इट डेलिनेट्स द एवोल्यूशन of constitutional structures during the ascendancy of the East India Company। उसके अलावा आपके पास है ये पर्टिकुलर इसका एक्सप्लेनेशन कि जो अप्रोच है, मतलब ये जो अप्रोच है, ये कैरेक्टराइज्ड है बाय द ईस्ट इंडिया कंपनीज ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रेडिंग एंटिटी टू अ काजी सोवरन अथॉरिटी। जो रॉयल कैरेक्टर है ऑफ 1600, जो कि गारंटेड है द कंपनी परमिशन टू एंगेज इन ट्रेड, बट एज इट्स इन्फ्लुएंस burgeoned, it assumed administrative and judicial functions। जो रेगुलेटिंग एक्ट है ऑफ 1773 एंड जो सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन है सच एज पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 का है, जो कि रिप्रेजेंट करता है अर्ली अटेम्प्ट एट फॉर्मलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और जो चार्टर एक्ट है ऑफ 1833, जो कि फर्दर जो कि डिफाइन करता है हमारी पावर को ऑफ द गवर्नर जनरल, एंड ये ले करता है ग्राउंड वर्क फॉर अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर। उसके अलावा आपको एज द कंपनी एक्सपेंडेड इट्स स्वे इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म है वो उसने भी अपना एक शेप लिया, और जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स है डिवाइज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड सेट द स्टेज फॉर अ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स प्लेइंग अ पाइवोटल रोल इन शेपिंग द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। आ जाते हैं हम आगे इसके कंक्लूजन पे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर हाईलाइट कर दी थी, ये वाला। हाँ, अब ठीक रहेगा, ताकि आपके लिए आगे भी हाईलाइटेड होगी ये चीज। तो कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन में हम ये देखने वाले कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है ड्यूरिंग द रूल ऑफ कंपनी, ये मार्क करती है एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फेज, जो कि ले करती है ग्राउंड वर्क फॉर मोर इंट्रिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। व्हाट कैरेक्टराइज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द क्राउन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है ड्यूरिंग द रूल ऑफ क्राउन, ये स्पैन करती है द पीरियड ऑफ 1858 टू 1947। ये मर्ज करती है एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एरा इन इंडियाज पॉलिटिकल एवोल्यूशन। ये अप्रोच जो है वो विटनेस करती है द ब्रिटिश क्राउन एज्यूमिंग डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया इन द आफ्टरमेथ ऑफ इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। इस पर्टिकुलर फेज में पता है एक चीज और हुई थी सेंट्रल टू दिस फेज की, इंडियन रिबेलियन वाले में। ये थोड़ा सा ना, मतलब एक काम बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके पेपर के लिए भी, और इसमें भी आगे आने वाला है रिवोल्ट वगैरह के बारे में 1857 के, तो उन सब के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए याद रखना 1857 का आप हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ोगे, और इस पर्टिकुलर पेपर में भी। तो जो सेंट्रल है, सेंट्रल टू दिस फेज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जो कि सिंबलाइज करती है द फॉर्मल एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड द कमेंसमेंट ऑफ द डायरेक्ट क्राउन गवर्नेंस। सब्सिक्वेंट एक्ट्स जो कि इंक्लूड करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड अशर्ड इन इंक्रीमेंटल चेंजेस एक्सपेंडिंग लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नेंस। जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है 1909 का, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऐसा मार्क किया जाता है इसे, बाय इंट्रोड्यूसिंग लिमिटेड इलेक्टिव प्रिंसिपल्स अफोर्डिंग इंडियंस अ रोल इन लेजिस्लेटिव बॉडीज। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज कंक्लूजन। इन समरी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है ड्यूरिंग द रूल ऑफ क्राउन रिफ्लेक्ट करता है ये एक नॉनसेंस प्रोग्रेशन मार्क्ड बाय इंक्रीजिंग इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड अ ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स अ फेडरल स्ट्रक्चर शेपिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है,
What were the significant events during the transfer of power, जो कि हमारा होता है 1940 से लेकर 1947 in the context of constitutional developments. So जो ट्रांसफर ऑफ पावर है ये स्टैंड करता है एक हमारे वाटरशेड पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में, जो कि विटनेस करता है बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल अपहेवल्स that culminated in the eventual independence of the nation. ये पीरियड जो है वो क्रूशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन द ट्विलाइट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. नोटवर्दी इवेंट्स जो है ड्यूरिंग दिस फेज इंक्लूड करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है when it demand for the complete independence gained momentum, क्योंकि इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि एक टाइप से हमारे को मोमेंटम या फिर एक इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को. उसके अलावा हमारे पास एक क्रिस मिशन भी है और एक जो सिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, दोनों जो है जो कि 1942 और 1945 में हुई थी. मतलब क्रिस मिशन 1942 में और जो सिमला मूवमेंट सिमलन कॉन्फ्रेंस थी दैट इज इन 1945 में. ये रिप्रेजेंट करती है हमारे अटेम्प्ट को कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है फॉर द पोस्ट वॉर इंडिया, ऑल्सो डिड नॉट यील्ड, मतलब ये बढ़ा ही नहीं है एक कॉन्क्रीट रेजोल्यूशन को. जो नेवल म्यूटिनी है 1946 की, जो कि पेपर में बहुत ही कम आपको लिखने की जरूरत पड़ती है, एंड एस्केलेटिंग कम्युनल टेंशंस प्रमोट करती है हमारे डिसीजंस को टू डेल्व इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन, जो कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान. उसके बाद आपको पता माउंट बेटन प्लान आया था 1947 वाला, जिसने ऑपरेशनलाइज किया था इस डिवीजन को, मार्किंग अ क्रूशियल जंक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिससे हमारे इंडिया और पाकिस्तान का एक तरफ से डिफरेंसेस जो है अलग हुआ. ये कंक्लूजन जो है जो ट्रांसफर ऑफ पावर का, तो हम इसमें ये लिख सकते हो कि ये इनकैप्सुलेट करता है एक ट्यूमल्टियस पीरियड को मार्क्ड बाय इंटेंस पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट्स शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेजेक्टरी एज इंडिया ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस एंड द सब्सिक्वेंट पार्टीशन. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से की स्टेजेस है इन द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. या तो कौन कौन से की स्टेजेस है, कौन कौन से मेजर चेंजेस है जो कि आपको ध्यान रखनी है इन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. तो जो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इज एन एपोकल task undertaken by the Constituent Assembly to forge a legal and political framework for the nascent nation. ये जो monumental endeavor है ये encapsulate करता है की stages को, जो कि define करता है constitutional contours of the newly liberated India को. बॉडी के बारे में अगर हम इसमें देखें, इसमें पर्टिकुलर एक एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इजी भी होता है याद करना, बट पेपर में बहुत ही कम पूछा जाता है, तो इसलिए मैं ज्यादा इसको डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट यस नॉर्मली बता देती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसने कन्वेंट किया था इन 1946, जो कि एम्बार्क करती है ऑन एन एग्जॉस्टिव जर्नी ऑफ डेलिबरेशंस एंड डिबेट्स सीकिंग टू एनकैप्सुलेट द एस्पिरेशंस ऑफ डाइवर्स नेशन. ये चेयर्ड हुई थी बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ड्राफ्ट कमेटी जो थी, जो कि spearheaded थी by the synthesis of various legal and constitutional sources, including the Government of India Act of 1935, adopted on January 26, 1950. मतलब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इसको अडॉप्ट इस दिन किया गया था 26 जनवरी 1950 में. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एम्बॉडी करता है एक विजनरी डॉक्यूमेंट. इनकैप्सुलेट हुआ था फंडामेंटल राइट्स, इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है राइट्स, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो हमारी ड्यूटीज होती है जो कि हमें करनी होती है टुवर्ड्स द कंट्री एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो फ्रेमिंग प्रोसेस है एंटेल्ड एड्रेसिंग इंट्रिकेट इश्यूज ऑफ फेडरलिज्म, माइनॉरिटी राइट्स एंड द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड कम्युनल इंटरेस्ट. कंक्लूजन आगे हमारा इन समरी, जो फ्रेमिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की इज अ टेस्टामेंट टू द मेटिकुलस एंड इंक्लूसिव प्रोसेस अंडरटेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये एम करता है कि ये एस्टैब्लिश करे एक रोबस्ट लीगल एंड पॉलिटिकल फाउंडेशन फॉर अ न्यूली लिबरेटेड नेशन, लेइंग द ग्राउंडवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रूटेड इन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. नाउ वी हैव द नेक्स्ट थिंग, दैट इज how can the key phases of constitutional development be summarized considering the rule of company, rule of crown, transfer of power and framing the constitution. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपके लिए. पहले तो यही है कि जो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि जो ट्रेजेक्टरी है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया ये अनफोल्ड करता है थ्रू डिस्टिंक्टिव फेज, ईच लीविंग एंड indelible mark on the nation's governance, from the rule of company to the rule of crown to the tumultuous transfer of power and culminating in the meticulous framing of the constitution.
जो फेजेज है कलेक्टिवली नरेट करते हैं इंडिया की जर्नी को फ्रॉम अ कॉलोनियल सब्जुगेशन टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी। अब इसके बारे में बताया गया है, ये आप पढ़ सकते हो बिकॉज इसके बारे में मैंने आपको इंडिविजुअली बता ही दिया है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि कंक्लूजन में क्या बता सकते हैं कि जो फेज है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का इन इंडिया फ्रॉम अ डायनेमिक नैरेटिव रिफ्लेक्टिंग द नेशंस प्रोग्रेशन फ्रॉम अ कॉलोनियल रूल टू इंडिपेंडेंस, ये जो सारी फेज है वो वेदर मार्क्ड बाय रिफॉर्मेटिव एक्ट्स, पॉलिटिकल अपहेवल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग, ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द रिच टेपेस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और ये शेप करते हैं कॉन्टोर्स of governance and democratic ideals in the post-colonial era. With this, we are ending this video here only. कोई भी अगर आपकी क्वेरी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट से बता सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो। और स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।